हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम चैप्टर 4 के तहत विश्व के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है और यही राष्ट्रवाद आगे चलकर जर्मनी और इटली के एकीकरण का आधार बनता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यूरोप के महत्वपूर्ण देश जर्मनी के एकीकरण का। हम देखेंगे कि किस तरह से जर्मनी, जो कि 300 से अधिक राज्यों में बटा हुआ था, एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर अपना अस्तित्व प्राप्त करता है। तो चलिए, सबसे पहले हम वर्तमान यूरोप के मानचित्र में जर्मनी की स्थिति को देखते हैं। ये देखिए, वर्तमान में जर्मनी, ये यूरोप महाद्वीप को यहाँ मानचित्र में दर्शाया गया है और यूरोप महाद्वीप के यहाँ है ये जर्मनी। तो लगभग आप ये पूरा यूरोप महाद्वीप अगर देखें तो यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल मध्य में स्थिति है जर्मनी की। अभी आप देख पा रहे हैं जर्मनी एक छोटा सा देश है, लेकिन अगर हम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखें, 18वीं शताब्दी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 के आसपास का समय था, तो जब हम 18वीं सदी के अंत में जर्मनी को देखते हैं तो जर्मनी का स्वरूप वर्तमान से बिल्कुल भिन्न था। ये देखिए कितना बड़ा था जर्मनी का साम्राज्य। यहाँ पे 300 से अधिक छोटे बड़े राज्य थे। अलग से जर्मनी नाम का कोई राष्ट्र नहीं होता था, बल्कि 300 से अधिक छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। ये देखिए आप, यहाँ पे ये प्रशा का राज्य है ये वाला, और नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था जो दक्षिणी क्षेत्र है, और यहाँ ये बोहेमिया, बवेरिया, सैक्सोनी, हैनोवर, होल्स्टाइन, स्लेस्विग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नेम हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं। हालांकि इनके अलावा भी कई राज्य थे। सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य थे वो दो थे, प्रशा और ऑस्ट्रिया। यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य था और ऑस्ट्रिया का यहाँ ये नियंत्रण था। तो आप इसको वर्तमान के मानचित्र से अगर तुलना करें, वर्तमान मानचित्र से अगर जर्मनी की तुलना करें 18वीं सदी का जो जर्मनी था, तो आप देख पा रहे हैं ना वर्तमान जर्मनी का कितना छोटा है, और ये देखिए वर्तमान रूस का साम्राज्य। तो आप यहाँ अगर कंपेयर करें तो ये देखिए उस समय ये रूस का साम्राज्य था और ये यहाँ पे जर्मनी का है, और वर्तमान में ये देखिए रूस कहाँ है और ये जर्मनी कहाँ है। मतलब कितना बड़ा हुआ करता था जर्मनी भौगोलिक दृष्टिकोण से। हालांकि वो एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं था, वहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना उस वक्त नहीं थी। एक विशाल जो जर्मन साम्राज्य था ये हुआ करता था। फिर ऐसा आखिरकार कैसे हुआ, कैसे एक जर्मनी राष्ट्र राज्य के रूप में उदित हुआ, वही सब हम कहानी के रूप में समझेंगे। सबसे पहले हम मानचित्र से एक बार पूरी कहानी को देख लेते हैं और फिर पॉइंट टू पॉइंट हम आगे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत होती है नेपोलियन के आगमन के साथ। अब नेपोलियन क्या होता है, पहले के वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ। नेपोलियन कौन था? फ्रांस का महत्वपूर्ण प्रमुख सेनापति था, जिन्होंने कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस में जो सामाजिक असमानता थी, राजनीतिक जो परिदृश्य चल रहा था, उसके विरुद्ध, राजतंत्र के विरुद्ध, निरंकुश राजशाही के विरुद्ध जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में भी नेपोलियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आगे चल के हम देखते हैं कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस के सम्राट भी घोषित होते हैं। लेकिन 1804 से पहले ही उन्होंने यूरोप के कई देशों पर अपना विजय अभियान चलाया था और उनको फ्रांस के साम्राज्य के अंतर्गत लिया था। इसी कड़ी में उन्होंने आक्रमण किया था सार्डिनिया पीडमांट क्षेत्र में, जो कि इटली का क्षेत्र था, और ऑस्ट्रिया के क्षेत्र पे, और इन क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो आप ये देख पा रहे हैं ये नेपोलियन का साम्राज्य है, और ये बात हम कर रहे हैं लगभग 1796 की। ठीक है, क्रांति हो चुकी है फ्रांस की, 1789 की क्रांति हो चुकी है। और उसके बाद तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने, फ्रांसीसी सेनापति थे, इन्होंने यूरोप के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। तो आप ये देख पा रहे हैं ये पूरा जो फ्रांस का साम्राज्य था ये उन्होंने बढ़ाकर यहाँ तक कर दिया था। हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए उस वक्त का अगर हम साम्राज्य देखें तो फ्रांस का साम्राज्य इतना अधिक विस्तृत हो गया था, और
ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया का जो साम्राज्य था यहाँ पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था और कुछ कुछ हिस्सा इन्होंने जर्मनी का ये यहाँ विजित कर लिया था। इसी के साथ ही इन्होंने जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत की थी नेपोलियन ने, और ये जो 300 से अधिक जो ये छोटे छोटे राज्य थे इनको इन्होंने संगठित कर दिया 39 राज्यों के एक संघ में, और इस संघ का नाम दे दिया राइन संघ। ठीक है, क्या नाम दे दिया इसका राइन संघ नाम कर दिया। और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से, जिससे नेपोलियन को शासन करने में आसानी रहे, तो ये कहा जाता है कि जो जर्मनी है ना और इटली है, इनमें राष्ट्रवाद की जो भावना भरी है वो किसने भरी है? नेपोलियन ने भरी है। तो नेपोलियन को राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। लोगों में एकता की भावना आई कि अब हम संगठित होकर रह सकते हैं। उन्होंने इस दिशा में सोचना शुरू किया। किस दिशा में? राष्ट्र राज्य बनने की दिशा में उन्होंने सोचना शुरू किया, क्योंकि नेपोलियन यहाँ आया, एकीकरण किया। इसके अलावा उसने फ्रांस की क्रांति के जो विचार थे, जो आदर्श थे, उनका भी प्रचार प्रसार किया यूरोप के अंदर। क्या थे फ्रांस की क्रांति के आदर्श? समानता, स्वतंत्रता, है ना। तो अब ये लोग भी निरंकुश राजशाही के खिलाफ एक तरह से संगठित होने लगे। तो नेपोलियन ने यहाँ पर अच्छा खासा माहौल तैयार किया, और आगे चल के हम देखते हैं कि जब नेपोलियन इनका उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, तो इन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा संगठित हो जाती है कि अगर हम संगठित रहेंगे ना तो कोई भी शक्ति हमें नहीं जीत पाएगी। तो इस तरह के जो राष्ट्रवादी विचार हैं वो नेपोलियन ने दिए। तो हम देखते हैं कि जो एकीकरण की शुरुआत होती है, एकीकरण का जो प्रारंभिक चरण है, यहाँ पे जो अलग अलग राज्य हैं इनको संगठित करने का कार्य कर रहा है नेपोलियन। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है नेपोलियन का। ठीक है, 18वीं सदी के लास्ट की ही ये बात चल रही है, लेकिन होता क्या है, 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। और वाटरलू के युद्ध में ये आप जो शक्तियाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे ब्रिटेन है, इसके अलावा ये रूस है, रूस के अलावा यहाँ पे ये प्रशा है और ऑस्ट्रिया है, ये मिलकर के हरा देते हैं। किसको हरा देते हैं? नेपोलियन को। कौन से युद्ध में हरा देते हैं? वाटरलू के युद्ध में। और पराजित हो जाता है नेपोलियन। और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराने के बाद ये जितनी भी शक्तियां होती हैं ये एक सम्मेलन करती हैं। ठीक है, ये सम्मेलन करती है और सम्मेलन के तहत ये बाउंड्री तय करती हैं। वियना सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन के तहत इनके द्वारा ऑस्ट्रिया के वियना में ये सम्मेलन बुलाया जाता है, और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर होते हैं मैटरनिक, वो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। और इस सम्मेलन में आप ये प्रतीकात्मक चित्र देख पा रहे हैं कि कैसे एक मानचित्र ले रखा है इन चारों शक्तियों ने, और ये जो यूरोप का मानचित्र है उसको दोबारा से वैसा ही बना रहे हैं जो कि नेपोलियन के आगमन से पहले का था। यानी नेपोलियन ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता था, इनका महत्वपूर्ण लक्ष्य ये था कि वापस से उन क्षेत्रों में राजशाही की स्थापना कर दी जाए। जैसे कि हमने देखा था कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, तो फ्रांस के क्रांति के समय यहाँ पर बुर्बो राजवंश का राजा शासन कर रहा था। अब जो बुर्बो राजवंश का जो राजा यहाँ शासन कर रहा था, उसको क्रांति के माध्यम से हटा दिया गया था फ्रांस में, और फिर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। लेकिन आगे नेपोलियन का शासन स्थापित हो गया था। तो उसके बाद जैसे ही नेपोलियन का खात्मा होता है, फ्रांस में वापस से जो बुर्बो राजवंश था, बुर्बो राजवंश के राजा को वापस से बैठा दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोकतंत्र के विचार नेपोलियन ने यहाँ पे प्रसारित किए थे, वो ये रूढ़िवादी जो ताकत होती हैं, ब्रिटेन है, प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, रूस है, तो ये लोग वापस से यहाँ उन क्षेत्रों में राजशाही की स्थापना कर देते हैं। और अभी ये चीज़ें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि विश्व की चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी हम यूरोप पढ़ रहे हैं, तो यूरोप के सारे परिवर्तन देखेंगे कि क्या क्या इस सम्मेलन के माध्यम से डिसाइड किया गया। तो जो वियना सम्मेलन है, हमारा महत्वपूर्ण फोकस अभी जर्मनी पे है। तो उससे जर्मनी में क्या परिवर्तन हुआ? हमने देखा था कि एक राइन संघ बना दिया गया था नेपोलियन के द्वारा। अब वापस से क्या किया गया? जर्मनी का जो राइन संघ था वो खत्म कर दिया गया, और इसकी जगह पे जो ये जर्मनी है, इसका एक ढीला ढाला संघ बना दिया गया। और ढीला ढाला संघ बना करके आप ये देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल मिला हुआ है ऑस्ट्रिया का साम्राज्य। तो ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये इतना क्षेत्र ये ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। अब ये जो ढीला ढाला संघ बनाया वियना सम्मेलन के बाद जर्मनी का, इसका अध्यक्ष बना दिया ऑस्ट्रिया को। किसको अध्यक्ष बना दिया? ऑस्ट्रिया को इसका अध्यक्ष बना दिया। क्या था उद्देश्य ये बनाने का? कि राष्ट्रवादी भावनाएं दबाई जा सके, वापस से राजशाही का शासन स्थापित हो सके। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन वियना सम्मेलन के द्वारा किया गया। इसके अलावा जब हम इटली के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से इटली को भी विभिन्न राजशाही में विभक्त कर दिया गया था। जो उत्तरी इटली है वो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में दे दिया गया था, और इधर हम देखें तो ये पोप के नियंत्रण में था। तो वो हम पढ़ेंगे इटली में।
तो अभी जो वियना सम्मेलन है इसके तहत पूरी कोशिश की गई कि जर्मनी में, पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवादी जो विचार फैले हैं नेपोलियन के द्वारा, फ्रांस की क्रांति के द्वारा, उसको दबाया जा सके। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या फिर जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा? भाई ये दबा रहे हैं तो जर्मनी का एकीकरण क्या यहीं रुक जाएगा? नहीं, बल्कि यहीं से वियना सम्मेलन से ही विशेषकर शुरुआत होगी, क्योंकि अब जर्मनी के लोगों में ये उत्कंठा बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी कि अब हमें एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित होना है। और आगे हम देखेंगे कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया जाता है और जर्मनी के जो प्रशा के जो चांसलर होते हैं बिस्मार्क, उनके नेतृत्व में एकीकरण किया जाता है। अब मैं प्रशा का नाम क्यों ले रही हूँ? प्रशा है तो एक राज्य ही, लेकिन ये पूरा जो जर्मनी का जो आप संघ देख रहे हैं, इस जर्मन संघ में सबसे जो शक्तिशाली राज्य था वो प्रशा था। आगे हम पढ़ेंगे कि यह न केवल सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली था, अपितु व्यापारिक दृष्टि से भी इसकी अच्छी खासी स्थिति थी, क्योंकि दो ही राज्य महत्वपूर्ण थे जर्मन संघ में, एक तो प्रशा और दूसरा ऑस्ट्रिया। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति थी प्रशा की थी। जैसे हम इटली के एकीकरण में देखेंगे कि इटली का एकीकरण सार्डिनिया पीडमांट क्षेत्र के नेतृत्व में किया जाता है, उसी तरह से जो जर्मनी का एकीकरण होता है वो प्रशा के नेतृत्व में किया जाता है। तो यहाँ इसी के साथ ही एक और परिवर्तन किया गया वियना सम्मेलन के तहत कि जो ये फ्रांस था, नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का ही था। तो फ्रांस की शक्ति को सीमित करने की पूरी कोशिश की गई थी। फ्रांस के जो आसपास के क्षेत्र थे ना, उनको इतना शक्तिशाली बना दिया गया कि फ्रांस दोबारा से अपनी जो सीमा को प्रचार प्रसार करने की न सोच सके, क्योंकि नेपोलियन ने इन क्षेत्रों को जीता था, तभी तो फ्रांस की बाउंड्री इतनी ज्यादा हो गई थी। देखो कि कहाँ तक फ्रांस का क्षेत्र विस्तृत था। तो आगे चलते हैं, हमारा वियना सम्मेलन भी हो गया है। अब ये देखो, ये बिस्मार्क है। अब जो पूरा का पूरा किया जाएगा, यहाँ पे समय सीमा दे रखी है 1815 से लेकर 1871 की, क्योंकि जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था 1871 में, यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। 1871 में ही इटली का एकीकरण पूरा होता है और यूरोप के मानचित्र पे दो नए राष्ट्र निकल के आते हैं। तो क्या इससे पहले इनका अस्तित्व नहीं था? मैं बार बार ये बता रही हूँ, था, लेकिन एक संघ के रूप में था, एक राष्ट्र के रूप में इनका अस्तित्व नहीं था। और राष्ट्र हमने देखा एक संगठित इकाई होती है जहां के लोग उस राष्ट्र के प्रति अपनी भावना रखते हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे कि जर्मन संघ में जो अलग अलग राज्य रह रहे थे ना, इनमें कोई आपस में समानता नहीं थी, आपस में इनकी कोई हम कहें भावनाएं जुड़ी हुई नहीं थी। ये देखिए, एक बार हम इस मानचित्र पे देख लेते हैं। जर्मनी का जो एकीकरण है वो 3 चरणों में पूरा होता है। एक बार संक्षेप में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री है उस वक्त के जर्मनी की। हमने देखा जर्मनी में 300 से अधिक इकाइयाँ थी। फिर नेपोलियन ने इनको 39 में विभक्त कर दिया और इसको राइन संघ का नाम दे दिया। फिर जो वियना सम्मेलन हुआ, उसमें जो रूढ़िवादी ताकत थी, जो राजशाही थी, उन्होंने क्या किया, इसको जो राइन संघ था इसको तो हटा दिया, इसकी जगह पे ढीला ढाला जर्मन संघ बना दिया और ऑस्ट्रिया के हाथ में इसका नियंत्रण दे दिया, यानी ऑस्ट्रिया को महत्वपूर्ण शक्ति दे दी गई। लेकिन इसी दौरान जो एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये प्रशा है। क्या है ये? प्रशा। अब जो प्रशा है उसके जो राजा थे विलियम प्रथम, हालांकि वो खुद तो इतने कुशल नहीं थे, लेकिन उनकी योग्य व्यक्तियों को परखने की अद्भुत उनके अंदर क्षमता थी। तो उनके द्वारा चांसलर बनाया जाता है बिस्मार्क को। और बिस्मार्क और विलियम प्रथम दोनों की ये सोच थी कि जर्मनी का एकीकरण करना है। और जर्मनी का एकीकरण कैसे किया जाए, इसमें भी दोनों के मत समान थे कि जर्मनी का एकीकरण सिर्फ बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, राष्ट्रवादियों के माध्यम से नहीं किया जा सकता कि भाई आपस में वार्तालाप करके, बल्कि जर्मनी का एकीकरण सैनिक शक्ति और युद्धों के द्वारा ही संभव है। और आगे हम देखते हैं कि बिस्मार्क अपनी कूटनीति से जर्मनी का एकीकरण कराने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। कैसे किया जाता है उसका एकीकरण इस तरह से किया जा रहा है। ये जो फ्रांस है, पहले तो जो ये महत्वपूर्ण शक्ति थी फ्रांस है, हालांकि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड उस वक्त किस नीति पे चल रहा था? हस्तक्षेप की नीति पे चल रहा था कि कुछ भी ये यूरोप के राज्य की आंतरिक राजनीति में चल रहा है, हम
हस्तक्षेप नहीं करेंगे उनके आंतरिक मामलों में। और जो ये फ्रांस है, फ्रांस को जर्मनी के द्वारा अपने पक्ष में मिला लिया जाता है। हालांकि हम तीसरे जो युद्ध होता है, तीसरा जो चरण होता है जर्मनी के एकीकरण का, उसमें देखते हैं कि फ्रांस के साथ युद्ध होता है, लेकिन जो पहले के 2 चरण होते हैं ना, उसमें फ्रांस साथ होता है जर्मनी के। और किसके विरुद्ध ये लड़ते हैं? ये लड़ते हैं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ते हैं। तो ये बिस्मार्क की कूटनीति ही थी, क्योंकि फ्रांस है ना ऑस्ट्रिया का दुश्मन नहीं था प्रारंभ से, बल्कि मित्र था। लेकिन बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के तहत क्या किया? फ्रांस को अपनी साइड कर लिया था। तो ये इसकी कूटनीतिक विजय थी। तो जो पहला चरण होता है, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक अलग देश है। यहाँ इस क्या नाम है इस देश का? डेनमार्क। तो ये जो डेनमार्क है, सबसे फर्स्ट युद्ध में ये डेनमार्क को हराते हैं। और डेनमार्क के कंट्रोल में, डेनमार्क के नियंत्रण में 2 क्षेत्र थे, एक तो स्लेस्विग और एक होल्स्टाइन। ठीक है, ये 2 डचियां थी जिन पर डेनमार्क का नियंत्रण था, और दोनों ही डचियों में जर्मन भाषी लोग रहते थे। और बिस्मार्क इन क्षेत्रों को जर्मनी के अंदर करना चाहता था। तो इसलिए वो क्या करता है? सबसे प्रथम चरण में ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लेता है। किसको साथ मिला लेता है? ऑस्ट्रिया को साथ मिला लेता है। ये दोनों आपस में गठबंधन करते हैं और किसके ऊपर अटैक कर देते हैं? डेनमार्क के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और इसके तहत जो क्षेत्र होते हैं ये आपस में बांट लेते हैं, जिसमें स्लेस्विग तो मिल जाता है किसको? जर्मन संघ को, और ये प्रेशा को। और जो होल्स्टाइन है वो चला जाता है किसके पास? ऑस्ट्रिया के पास चला जाता है। आगे इसी मुद्दे पर द्वितीय चरण का युद्ध होता है, जिसमें पहले चरण में तो डेनमार्क से युद्ध किया है और गैस्टाइन का समझौता किया जाएगा। जो द्वितीय चरण होता है उसमें 1866 के अंदर उसमें क्या करेगा? प्रेशा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करेगा और ऑस्ट्रिया से क्या प्राप्त कर लेगा? प्राग की संधि के तहत जो होल्स्टाइन है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये होल्स्टाइन उत्तर में, इसको प्राप्त कर लेगा। और तृतीय चरण में हम देखते हैं कि 1870 में प्रेशा के द्वारा फ्रांस को हरा दिया जाता है और 1871 की फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा क्या किया जाता है कि जो फ्रांस के कई क्षेत्र होते हैं, अल्सास और लॉरेन के जो ये प्रदेश होते हैं, ये क्या कर लिए जाते हैं? ले लिए जाते हैं। तो हमने देखा कि 3 चरणों में एकीकरण पूरा होता है। अब हम टॉपिक वाइज दोबारा से चर्चा करेंगे, तो एक बार ये हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि समझेंगे कि जो पहले का जर्मन जो संघ था वो किस तरह का था और कैसे फिर इसका एकीकरण हुआ। हम देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन से बाधक तत्व थे जो कि जर्मनी के एकीकरण के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे। तीसरा हम देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में सहायता पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से थे कि जिन्होंने जर्मनी को एक करने में मदद दी। ऐसे कारकों का हम अध्ययन करेंगे। और चौथे में हम जर्मनी के तीनों एकीकरण के चरण को समझेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आएगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बताइए, क्योंकि जो बिस्मार्क हैं जो कि जर्मनी के चांसलर थे, उनकी कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। तो उसमें हमें वही तीनों चरणों का उल्लेख करना है, साथ में बिस्मार्क का महत्व बताते हुए कि कैसे बिस्मार्क ने कूटनीतिक तरीके से फ्रांस को अपने साथ किया है ना, वो सब हमें उल्लेख करना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी के एकीकरण के सहायक व बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला पृष्ठभूमि, हमने देखा कि जर्मनी में 18वीं शताब्दी के अंत में 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थीं, लेकिन जब नेपोलियन ने यहाँ अपना नियंत्रण स्थापित किया तो उन्होंने 300 राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों में संगठित कर दिया और इसको क्या नाम दिया? इसको राइन संघ का नाम दिया गया। ठीक है, राइन संघ का इसको नाम दिया और इसी के कारण ही नेपोलियन को जर्मनी में राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाया। अब तक जो जर्मनी के लोग अलग थलग रह रहे थे उनमें संगठन की भावना आई। जब एक राइन संघ का निर्माण हुआ तो उनमें कौन सी भावना आई? उनमें संगठन की भावना आई कि हम भी संगठित होकर रह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब हम देख रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण से पूर्व जर्मनी की क्या स्थिति थी, तो जर्मनी को अपन मोटे तौर पर उस वक्त 3 भागों में बांट सकते हैं। उस वक्त का जो जर्मनी था, जर्मनी के जितने भी राज्य थे 39 राज्य हमने देखे, तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। यहाँ आप मानचित्र में मेरे साथ देखते चलिए। ये देखिए, ये उस वक्त का क्या है? ये है यहाँ, ये मैंने बाउंड्री बना दी है, ये बाउंड्री है उस वक्त के जर्मनी की, यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में क्या था? आप ये देखिए, ये प्रशा वाला क्षेत्र था, है ना। इसके अलावा यहाँ पे हैनोवर है,
सैक्सोनी है, तो ये कुछ प्रदेश थे। इसके अलावा अगर आप मध्य में देखें तो राइनलैंड वाला क्षेत्र है, दक्षिण में देखें तो ये बवेरिया का क्षेत्र है, बाडेन का क्षेत्र है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये बुटेमबर्ग का क्षेत्र है। तो हमने देखा कि कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं हम, एक उत्तरी जर्मनी, दूसरा मध्य जर्मनी और तीसरा दक्षिणी जर्मनी। इनमें मैंने पहले भी बताया कि आकार की दृष्टि से और सैनिक शक्ति की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी वो कौन सी थी, प्रुष्या। लेकिन 1815 के सम्मेलन में प्रुष्या को महत्वपूर्ण नहीं माना था। जो सम्मेलन हुआ था वियना का सम्मेलन, उसमें जो ये 4 ताकतें थी, इंग्लैंड था, प्रुष्या था, ऑस्ट्रिया था, रूस था, इनका जो ये सम्मेलन हुआ था इसमें ऑस्ट्रिया को महत्वपूर्ण ताकत स्वीकार किया गया था, तभी तो ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो आकार और सैनिक दृष्टि से प्रुष्या इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो प्रुष्या के नेतृत्व में ही होता है किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। नेपोलियन के पतन के बाद हुई वियना कांग्रेस में जर्मन राज्यों के एकीकरण का विरोध किया गया और राष्ट्रीयता के प्रसार को रोकने के लिए राइन संघ को हटाकर ढीला ढाला एक जर्मन संघ बना दिया गया, बताया था मैंने, और ऑस्ट्रिया के सम्राट को इसका बना दिया गया अध्यक्ष। ठीक है, अब वापस से राजशाही का शासन हो गया। जर्मन राज्य राजनीतिक रूप से बटे हुए थे, विखंडित थे, उनमें कोई किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी। तो ऐसी क्या चीज थी जो उनको बांटे हुए थी? तो 2 चीज थी। एक तो इनकी एक संस्था थी, प्रतिनिधि संस्था, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित होते थे। क्या नाम था? डाइट। ठीक है, तो एक तो ये डाइट के मंच पर उपस्थित होते रहते थे, इसके कारण जो थोड़ी एकता थी इनमें, थोड़ा ये लोग जुड़े हुए थे। दूसरा, जो रोमन सम्राट था, प्राचीन रोमन साम्राज्य, मैं बताऊंगी आपको जब हम इटली के एकीकरण को देखेंगे, क्योंकि जो रोम है वो महत्वपूर्ण केंद्र था उसका। ठीक है, तो ये जो रोमन सम्राट है इसके प्रति सैद्धांतिक रूप से ये लोग आदर की भावना रखते थे। तो ये बस ये 2 चीज थी जो उस वक्त उस जर्मन संघ को जोड़े हुए थी। अब हम पढ़ते हैं बाधक तत्व कि कौन कौन से ऐसे तत्व थे जो कि जर्मनी के एकीकरण को रोक रहे थे। हमने देखा कि जर्मनी के जितने भी राज्य थे वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पांथिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे से अलग थे। अगर मैं उठाऊं पांथिक दृष्टि से, तो जो प्रुष्या वाला क्षेत्र है, प्रुष्या के क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे। भाई ईसाई धर्म को 2 भागों में बांटा जाता है, कैथोलिक जो कि बहुत प्राचीन शाखा है और प्रोटेस्टेंट जो कि धर्म सुधार के फलस्वरूप आई थी अस्तित्व में। तो जो प्रुष्या था, प्रुष्या में कौन से लोग ज़्यादा रहते थे? प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को मानने वाले, और नीचे जो ऑस्ट्रिया था वहाँ पे कैथोलिक, जो कैथोलिक फॉलोवर्स थे वो ज़्यादा रहते थे। तो इस तरह से हमने देखा पांथिक असमानता थी। आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जो प्रुष्या था ना, उसमें काफ़ी उत्पादन में, व्यापार में वृद्धि हुई थी, क्योंकि वो नए नए विचारों का स्वागत करता था। लेकिन जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया में क्या था, जो दक्षिण का क्षेत्र था वहाँ वो रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे और उनकी आर्थिक दृष्टि बहुत ही खराब थी, दुर्दशा एक तरह से उनकी हो रखी थी। तो हमने देखा कि उनमें असमानताएं थी। दूसरा, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता रहता था। अभी हमने मानचित्र में देखा ऑस्ट्रिया की सीमा मिली हुई है, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ का अध्यक्ष है, ऑस्ट्रिया जो जर्मन संघ है उसमें उसका महत्वपूर्ण दक्षिण में क्षेत्र भी था। तो ऑस्ट्रिया क्या था, जर्मनी की समस्याओं में बार बार हस्तक्षेप करता रहता था। इसके अलावा अन्य देश जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये लोग भी जर्मन राज्यों में रुचि बनाए हुए थे। तो ये कुछ कारक देखे। इसके अलावा जितने भी जर्मन राज्य थे उनकी सैनिक शक्ति सुदृढ़ बिल्कुल भी नहीं थी। जन सामान्य में जागृति का अभाव था, जनता में ये जागृति का अभाव था कि हमें संगठित होना चाहिए। हालांकि नेपोलियन के बाद थोड़ी बहुत जागृति तो आई, लेकिन इतना ये लोग अभी तक जागृत नहीं हुए थे। इसके अलावा जो जर्मनी के दक्षिण के राज्य थे उसमें पोप का प्रभाव था, और पोप को किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस में भी जो कैथोलिक फॉलोवर है वो बहुत ज़्यादा थे, और पोप किसी भी कीमत पे अपने प्रभाव क्षेत्र को कम नहीं करना चाहता था। तो ये हमने कुछ बाधक तत्व देखे। अब कौन कौन से ऐसे सहायक तत्व थे जिन्होंने जर्मनी को एक करने में, इन जो ये 39 राज्य थे इनको मिलाने में अपना सहयोग दिया? तो उसमें सबसे पहले नाम आता है एक शुल्क संघ का। क्या नाम था इस शुल्क संघ का? जोल्वरीन, है ना, जोल्वरीन। ये एक शुल्क संघ था। एक्चुअल में
पहले क्या होता था, जर्मनी के जितने भी राज्य थे 39 राज्य, ये आपस में व्यापार करते थे ना, तो हर एक राज्य की अपनी अलग मुद्रा होती थी, हर एक राज्य के अपने अलग व्यापार के नियम होते थे, हर एक राज्य की अलग चुंगी होती थी, अलग कर होते थे। तो व्यापार करना बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। अब इस समस्या का समाधान किया प्रेषा ने, क्योंकि मैंने बताया कि प्रेषा नए नए विचारों का स्वागत करता था। और हम देखते हैं कि आर्थिक उन्नति भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, प्रेषा में होती है। तो सबसे पहले पहल की गई प्रेषा के द्वारा 1818 में, उसके द्वारा अपने एक समीपवर्ती जो राज्य था जर्मन संघ का ही, उसके साथ संधि की जाती है। और इस संधि के तहत दोनों आपस में जो शुल्क हैं उसको नियमित करते हैं और व्यापार करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये जो जोलवेराइन शुल्क संघ है ये बहुत ज़्यादा विस्तृत होता चला जाता है और आगे पूरे के पूरे जो जर्मन संघ के राज्य हैं ये इसके सदस्य बन जाते हैं। तो ये एक राजनीतिक संघ तो बिल्कुल नहीं था, आर्थिक संघ था, व्यापार की सुविधा के लिए बनाया गया था। और इस जो जोलवेरिन जो ये शुल्क संघ है, इसके तहत क्या किया गया कि जो जितने भी राज्य इसके सदस्य बने उनके मध्य जो छोटे छोटे अलग अलग कर थे, चुंगियां थी, उनको समाप्त कर दिया गया। मुद्रा भी केवल 2 मुद्रा रखी गई और एक एक ही जो कर था जो संपूर्ण व्यापार पे लगता था, एक कर सिस्टम रखा गया जिससे कि व्यापार निर्बाध रूप से होने लग गया। तो ये जो आर्थिक संघ था, इसने आर्थिक रूप से जो जितने भी जर्मन के संघ थे उनको संगठित किया, उनमें एकता की भावना भरी। और आगे चल के हम देखते हैं कि जो ये आर्थिक एकीकरण था ये राजनीतिक एकीकरण में सहायक हुआ। ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं सहायक तत्वों में बौद्धिक आंदोलन। जब हमने फ्रांस की क्रांति देखी थी, 9th क्लास में हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी कि किस तरह से जो ये दार्शनिक वर्ग के व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हैं, ये अपने विचारों के द्वारा जनता को क्या करते हैं, जनता को जागृत करते हैं। ठीक इसी तरह से ही जो जर्मन दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, कवि थे, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से जर्मन की जो जनता थी उसमें ये भाव भरे कि जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि जो महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं, लिफ्टे, ईगल, हेंटिंगहाइन, ये सभी जो दार्शनिक थे, इन्होंने जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावनाओं को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिक्टे ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो फ्रांस है ये सबसे बड़ा शत्रु है और हमें एक हो जाना चाहिए, हमें जर्मनी का एकीकरण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये मानचित्र है और मानचित्र किसका है, ये है जोलवेरिन का मानचित्र। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1818 में सिर्फ यहाँ पे ये जो आप प्रेषा देख पा रहे हैं, प्रेषा के द्वारा सर्वप्रथम इस संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन 1834 तक आते आते हम देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा क्षेत्र था, ये संपूर्ण क्षेत्र जोलवेराइन जो ये शुल्क संघ था इसका सदस्य बन जाता है। और फिर आगे 1854 में देखते हैं तो इसका और ज़्यादा विस्तार हो जाता है और ये जो संपूर्ण क्षेत्र हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र इस जोलवेरिन शुल्क संघ के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक तरह से जो आर्थिक एकीकरण हो जाता है, ये ही आगे चल के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो बच्चों अभी हम कहानी की तरह समझ रहे हैं कि किस तरह से 300 जो राज्य थे 39 राज्यों में आए, राइन संघ बना, फिर ढीला ढाला जर्मन संघ बना, अब ये जोलवेरिन के रूप में संगठित हो गए हैं व्यापार करने के लिए। इसके अलावा बुद्धिजीवी भी आ गए हैं जो कि जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना भर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जर्मनी है ना, जर्मनी का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था, प्रेषा महत्वपूर्ण राज्य था, तो उसमें औद्योगिक विकास होने लग जाता है। उसमें बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र मिल स्थापित होती हैं, कारखाने स्थापित होते हैं। इसके अलावा रेलवे की स्थापना की जाती है और महत्वपूर्ण शहरों को रेलवे से जोड़ दिया जाता है, रेलवे का विकास होता है। तो कुल मिलाकर के जो ये जर्मन संघ है ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उदित होता है। लेकिन अगर हम देखें ना तो उस समय में ऑस्ट्रिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया में रूढ़िवादी जो ताकत थी वो अपनी रूढ़िवादी नीति के कारण आर्थिक संकटों का सामना कर ही नहीं पा रही थी। क्योंकि अगर हम प्रेषा को देखें तो वहाँ पर उदारवादी विचार अपनाए जाते थे, आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ ऐसा नहीं था। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें अपना डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बताइए, तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण नायक हैं जर्मनी के एकीकरण के। जैसे हम भारत
को पढ़ते हैं कि भारत में जब आज़ादी भारत को प्राप्त हो गई थी 1947 में, उसके बाद जो भारत की रियासत थी 562 रियासत थी छोटी बड़ी, तो इन रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है ना। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बिस्मार्क है ना, एक तरह से ये मान लो ये जर्मनी के पटेल हैं, सरदार पटेल हैं, ठीक है। अब इन्होंने कैसे अपना योगदान दिया? 1861 में हमने देखा कि प्रुशिया के जो शासक थे विलियम चतुर्थ, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो होते हैं विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम खुद तो इतने ज़्यादा योग्य नहीं होते हैं, लेकिन उनमें योग्य व्यक्तियों को परखने की क्षमता होती है और इसीलिए वो चांसलर के रूप में नियुक्त करते हैं बिस्मार्क को, बिस्मार्क की योग्यता को देखकर। और बिस्मार्क अपनाते हैं रक्त व लोहे की नीति। बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति है रक्त व लोहे की नीति। क्या थी ये नीति? बिस्मार्क का सीधा साधा ये मानना था कि 1848 से लेकर 49 तक राष्ट्रवादियों ने बहुत सारा समय खराब कर दिया विचार विमर्श करके। तो जर्मनी की समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से नहीं हो सकता। जर्मनी की समस्या का समाधान एकमात्र हो सकता है सैनिक शक्ति के माध्यम से, और प्रुशिया को शक्तिशाली बना करके प्रुशिया के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। तो इन्होंने रक्त व लोहे की नीति के माध्यम से जर्मन समस्या को सुलझाने की बात कही। वो एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार थे और कुशल कूटनीतिज्ञ थे। आगे हम उनकी कूटनीति को देखेंगे कि किस तरह से, यहाँ पे देखिए ये जर्मनी के एकीकरण को दर्शाया गया है, उसी का ही ये यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। ये डेनमार्क है, ये स्लेस्विग, होल्स्टाइन। पहला युद्ध इन्हीं दोनों डचियों को लेकर होता है, स्लेस्विग और होल्स्टाइन को लेकर के। जो ये प्रुशिया है और ऑस्ट्रिया है, ये दोनों एक हो जाते हैं, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया, और ये युद्ध करते हैं किसके खिलाफ? डेनमार्क के खिलाफ। तो हम देख रहे हैं ना, बिस्मार्क की कूटनीति तो है ये, सबसे पहले तो वो ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाता है और डेनमार्क को हराता है, और दूसरे जो चरण होता है उसमें वो टारगेट पे लेता है ऑस्ट्रिया को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया जर्मन संघ का सदस्य बनकर रहे। और दूसरे चरण में वो ऑस्ट्रिया को बाहर कर देता है अपनी कूटनीति के माध्यम से, क्योंकि जो फ्रांस है ना, उसको ये पता था कि ऑस्ट्रिया ताकतवर है और ऑस्ट्रिया को तभी दबाया जा सकता है जब विश्व की शक्तियों को अपने साथ लिया जाए। तो वो जो फ्रांस है इसको अपने साथ मिला लेता है। अब फ्रांस को अपने साथ मिला लेता है और मिला करके फिर ऑस्ट्रिया पे हमला करता है, ऑस्ट्रिया को हरा देता है और उत्तरी जर्मन संघ को गठित कर लेता है कि इतने जो क्षेत्र हैं वो डायरेक्ट प्रुशिया के नेतृत्व में आ चुके थे। और फिर तीसरे चरण में वो फ्रांस को ही हरा देता है, क्योंकि बिना फ्रांस को हराए ये जो दक्षिण के राज्य थे उनको वो जर्मनी के एकीकरण में शामिल नहीं कर सकता था। तो चलो अब अपन जर्मनी के एकीकरण के चरण पढ़ते हैं। ये देख ही लिया कि बिस्मार्क की क्या नीति थी। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर कर प्रुशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। उसकी रुचि लोकतंत्र में नहीं थी, संसदीय पद्धति में उसकी रुचि नहीं थी, बल्कि वो सेना और शस्त्र के द्वारा देश की समस्याओं को सुलझाना चाहता था। और इसके लिए उसने प्रुशिया की सैनिक शक्ति में वृद्धि की और कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति का सहारा लेकर के उसने जर्मनी के एकीकरण का काम 3 मुख्य चरणों में पूरा किया। तो कितने चरण थे जर्मनी के एकीकरण के? 3 मुख्य चरण थे। पहला जो चरण है उसमें डेनमार्क से युद्ध होता है और डेनमार्क को युद्ध में हराता है ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के, और फिर करता है गेस्टाइन की संधि। तो ये युद्ध 1864 में होता है और संधि कब होती है? 1865 में। तो हम मतलब क्लियरली बोल सकते हैं कि 1864 से मेन जो एकीकरण का काम था वो जर्मनी में प्रारंभ हो गया था। यहाँ देखिए स्लेस्विग और होल्स्टाइन 2 डची थी। डचियों पर किसका नियंत्रण था? डेनमार्क का नियंत्रण था। लेकिन ये डेनमार्क के अविभाज्य अंग नहीं थे, मतलब इनका डेनमार्क पर नियंत्रण तो था, लेकिन डेनमार्क के जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र में ये शामिल नहीं थे कि भाई उसके राज्य क्षेत्र में ही शामिल हों, उसके अविभाजित अंग हों, ऐसा नहीं था। बल्कि होल्स्टाइन की जो जनता थी वो जर्मन थी और स्लेस्विग में आधे जर्मन भाषी लोग रहते थे और आधे डेन लोग रहते थे। ये देखो जो बिल्कुल जर्मन संघ के पास है ये है होल्स्टाइन। अब होल्स्टाइन में सारे अधिकतर जर्मन भाषी लोग ही रहते थे और स्लेस्विग में क्या रह रहे हैं? आधे तो रह रहे हैं जर्मन भाषी और आधे रह रहे हैं डच लोग। अब ये जो जर्मन भाषी लोग हैं इनकी सहानुभूति किसके पक्ष में होगी? ये तो जर्मन संघ में ही मिलना चाहेंगे ना।
तो वो हम आगे देखेंगे। तो अब इसकी जर्मन संघ की भी रुचि है, प्रशा की भी रुचि है कि कैसे भी करके इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाया जाए, और उसको आसानी से ये मौका प्राप्त हो जाता है। मौका क्या प्राप्त होता है कि जो डेनमार्क का शासक होता है ना, फ्रेडरिक, उसके द्वारा क्या किया जाता है, लंदन सम्मेलन की शर्तों का उल्लंघन कर लिया जाता है। तो लंदन सम्मेलन 1852 में हुआ था, उसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि ये जो दोनों डची है ना, ये डेनमार्क में शामिल रहेंगी, डेनमार्क पे इनका नियंत्रण रहेगा। और ये घोषणा की थी 1852 के लंदन सम्मेलन में। लेकिन ये भी कहा गया था लंदन सम्मेलन के अंदर कि डेनमार्क कभी भी इन डचियों को अपने साम्राज्य के अंतर्गत नहीं मिला सकता, यानी ये इसके अविभाजित अंग नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस सम्मेलन की शर्तों के विपरीत डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक ने 1863 में ये घोषणा कर दी कि होल्स्टाइन और स्लेस्विग को वह अपने साम्राज्य में शामिल करेगा। इन दोनों रियासत को, इन दोनों डचियों को वो डेनमार्क के साम्राज्य में मिलाएगा। तो सीधा साधा किसका उल्लंघन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि का, लंदन के सम्मेलन का उल्लंघन हो गया। और अच्छा खासा मौका मिल गया प्रशा को। प्रशा ने ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया और 1864 में धावा बोल दिया, युद्ध कर लिया किसके साथ, डेनमार्क के साथ, और डेनमार्क को हरा दिया। और दोनों डचियों पर अधिकार को लेकर के 1865 में समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ, गैस्टाइन का समझौता। और किस किस के बीच में हुआ, विलियम प्रथम प्रशा के शासक थे, और फ्रांसिस जोसेफ जो कि ऑस्ट्रिया के थे। इन दोनों के मध्य समझौता होता है और दोनों ही डची बांट लेते हैं, जिसमें होल्स्टाइन तो मिल जाता है ऑस्ट्रिया को, और स्लेस्विग किसको मिल जाता है, प्रशा को। और हमने देखा था कि जो ये स्लेस्विग थे, इसमें जर्मनी भी थे और डच लोग भी थे, लेकिन जो होल्स्टाइन था उसमें मेनली कौन थे, उसमें मेनली जर्मन भाषी लोग ही थे। अब अगला जो टारगेट रहेगा प्रशा का, वो टारगेट रहेगा कि कैसे करके वो ऑस्ट्रिया से यह प्राप्त करे, क्या प्राप्त करे, होल्स्टाइन को प्राप्त करे। देखते हैं। सेकंड है जो फेज, वो है ऑस्ट्रिया प्रशा व प्राग की संधि। होल्स्टाइन में जर्मन लोग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि होल्स्टाइन में अधिकतर जर्मन भाषी लोग थे, वो जर्मन संघ में मिलना चाहते थे। इसलिए कई लोग जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और बिस्मार्क क्या करता है, इन आंदोलनों को गुप्त रूप से जनता को समर्थन देता है, आंदोलन और ज़्यादा भड़कवा देता है। तो बिस्मार्क उन्हें गुप्त रूप से समर्थन दे देता है। बिस्मार्क ने इस मुद्दे पर एक और तो युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, वहीं दूसरी ओर कूटनीति के माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया को विश्व जगत में अलग थलग कर दिया। कैसे? उसने सबसे पहले जो रूस था, जो कि उस वक्त की महत्वपूर्ण शक्ति थी, रूस की सहानुभूति प्राप्त की। पोलैंड, ये जो पोलैंड का क्षेत्र था जिस पर रूस का नियंत्रण था, तो जो ये पोलैंड का जो रूस अधिकृत क्षेत्र था, इसमें पोलैंड वासी जो पोलिश लोग थे वो रूस के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो रूस की सहानुभूति उसने प्राप्त की पोलैंड में चल रहे विद्रोह में रूस की सहायता करके। अब पोलैंड में जो विद्रोह चल रहे थे रूस के शासन के खिलाफ, तो उसमें सहायता करता है प्रशा रूस की, और अब रूस का फेवर ले लेता है। रूस की सहानुभूति किसके साथ हो जाती है? प्रशा के साथ। इसी के साथ ही फ्रांस को ये वादा करता है कि जो ये राइन क्षेत्र है ना, राइन प्रदेश, आपको हम, ये देखो ये बाउंड्री किसकी है? फ्रांस की है। फ्रांस को ये वादा करता है कि आपको ये जो राइन प्रदेश है जर्मनी का, हम आपको ये दे देंगे, आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करना चाहते हैं। तो फ्रांस को तटस्थ कर लिया। फ्रांस ने कहा ठीक है, मैं तटस्थ हो जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रिया की साइड से भी नहीं लड़ूंगा, ठीक है। और इंग्लैंड, हमने देखा कि इंग्लैंड बहुत पहले से ही इस नीति पे चल रहा था कि वो यूरोप के देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी अहस्तक्षेप की नीति पे चल रहा था। अब देखो, ऑस्ट्रिया को कहीं से भी कोई भी सहायता मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसको फ्रांस से सहायता मिल सकती थी, लेकिन फ्रांस को इसने राइन प्रदेश देने का वादा कर लिया प्रशा ने। अब फ्रांस ने कहा ठीक है, मैं ऑस्ट्रिया के साथ भी नहीं लड़ूंगा। इसी के साथ ही इंग्लैंड तो वैसे ही अलग है, और रूस को इसने पोलैंड में सहायता प्रदान करके के अपने साथ कर लिया। तो अब आगे देखो, 1866 में
प्रशा और सार्डिनिया में भी समझौता हो गया। सार्डिनिया इटली का महत्वपूर्ण क्षेत्र था और जब हम इटली के एकीकरण को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो वेनेशिया प्रांत है वो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था और जो इटली है, इटली का महत्वपूर्ण क्षेत्र था पीडमांट सार्डिनिया का क्षेत्र। जैसे कि यहाँ पे प्रशा का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो रहा है, वैसे ही जो इटली है उसका जो एकीकरण होगा पीडमांट सार्डिनिया के क्षेत्र में के नेतृत्व में। तो जो इटली है उसको क्या प्राप्त नहीं हो रहा था, वेनेशिया का क्षेत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। अब ये जो प्रशा है, क्योंकि उस समय इटली में भी एकीकरण का दौर चल रहा था, तो जो प्रशा है वो सार्डिनिया के साथ समझौता करता है 1866 में और कहता है कि यदि सार्डिनिया यानी जो इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करेगा ना तो उसे वेनेशिया दिलवा दिया जाएगा, जो कि ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था वो वेनेशिया उसे दिलवा दिया जाएगा। 1866 में इस आशय का समझौता किया जाता है, किसके साथ, सार्डिनिया के साथ। तो बड़े ध्यान से समझो ये, क्योंकि जो अगला वीडियो है जिसमें हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे उसमें यही आएगा कि कैसे वेनेशिया प्राप्त होता है इटली को। फिर क्या होता है, 1866 में युद्ध हो जाता है ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य। कब होता है, 3 जुलाई 1866 को। तो मेन 1866 में होता है सेडोवा का युद्ध और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार जाता है और हारने के बाद प्राग की संधि होती है अगस्त 1866 में और इस संधि के तहत जो होल्स्टाइन डची थी, जो कि गैस्टाइन समझौते के माध्यम से ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुई थी, है ना। तो अब ये जो होल्स्टाइन है ये पहले किसके पास था, ये पहले था ऑस्ट्रिया के पास, है ना, ऑस्ट्रिया के पास था ना गैस्टाइन समझौते के बाद से। लेकिन अब ये प्राग की संधि के माध्यम से किसके पास आ जाता है, ये आ जाता है प्रशा के पास। किसके पास आ जाता है, प्रशा के पास आ जाता है। इसी के साथ ही प्रशा के नेतृत्व में, अभी तक तो जो जर्मन संघ था वो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में था, लेकिन अब द्वितीय चरण में प्रशा के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया को शामिल किए बगैर ही उत्तरी जर्मनी संघ बना लिया जाता है। ये पूरा जो उत्तरी क्षेत्र होता है इसमें उत्तर जर्मन संघ बना लिया जाता है और ऑस्ट्रिया को इससे बाहर कर दिया जाता है द्वितीय चरण के अंदर। और अब नेतृत्व कौन कर रहा है, उत्तरी जर्मन संघ का प्रशा इसका नेतृत्व कर रही है। अब देखो जो ये उत्तरी जर्मन संघ बना है इसका सीधा साधा मतलब क्या है कि प्रशा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। अभी तक तो फ्रांस क्या था, फ्रांस अभी तक चुपचाप सब खेल देख रहा था, क्योंकि उसने राइन प्रदेश देने का वादा किया था प्रशा ने, है ना, बिस्मार्क ने, कि हम राइन का प्रदेश दे देंगे, आपको ऑस्ट्रिया के साथ नहीं लड़ना है। तो वो तटस्थ होकर देख रहा था कि प्रशा और ऑस्ट्रिया आपस में युद्ध करेंगे और दोनों ही ताकत कमजोर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि प्रशा शक्तिशाली बनकर निकल आता है। अब फ्रांस की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है इससे, क्योंकि बिल्कुल फ्रांस की सीमा के पास ही है। ये देखो, ये यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे क्या है, ये जर्मनी का क्षेत्र, जर्मन संघ का। अब प्रशा, यहाँ देखो प्रशा यहाँ भी है, इधर भी है प्रशा का क्षेत्र। अब प्रशा शक्तिशाली बन रहा है तो फ्रांस को तो खतरा होगा ना, जब निकटवर्ती कोई क्षेत्र ज़्यादा शक्तिशाली बनकर उभर रहा है। तो यही बनता है कारण। कुछ और दो तत्कालिक कारण होते हैं। प्रशा की सेडोवा के युद्ध में विजय होने और उत्तरी जर्मन परिसंघ बनने से फ्रांस की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी वो उसको आघात पहुंचता है और इसके साथ ही प्रशा अपने वादे से मुकर जाता है, फ्रांस को राइन प्रदेश में भी हिस्सा नहीं देता है। अब जो वहाँ के जो फ्रांस के राजनेता होते हैं ये मांग उठाते हैं कि प्रशा से बदला लिया जाए, है ना। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क फ्रांस से अंतिम युद्ध करता है, क्योंकि फ्रांस को पराजित किए बगैर हमने देखा कि दक्षिण के जो 4 जर्मन राज्य थे उनको मिलाना असंभव था। तो अब अंतिम जो चरण होता है, क्योंकि यहाँ पे बिस्मार्क चाहता तो फ्रांस से समझौता कर सकता था, लेकिन उसे साफ साफ दिख रहा था कि बिना फ्रांस को हराए ना जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए वो क्या करता है, युद्ध करता है। बिस्मार्क युद्ध की सोचता है, प्रशा और फ्रांस के मध्य युद्ध होता है तीसरे चरण में। और जो युद्ध के तात्कालिक कारण बनते हैं वो हम देखते हैं। जो नेपोलियन तृतीय होता है, अब नेपोलियन तृतीय कौन है, जो हमने नेपोलियन पढ़ा था ना, फ्रांस की क्रांति के दौरान पढ़ा था, फिर नेपोलियन के आक्रमण देखे थे। तो नेपोलियन का भतीजा होता है नेपोलियन तृतीय। अब नेपोलियन जो बोनापार्ट का ये भतीजा है नेपोलियन तृतीय, ये अपनी शक्ति को दोबारा से शक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहता है, क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी उत्तरी जर्मन संघ गठित होने के बाद।
तो नेपोलियन तृतीय चाहता था कि युद्ध हो, और युद्ध का अच्छे से बहाना भी मिल जाता है। क्या होता है बहाना कि नेपोलियन तृतीय हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदना चाह रहा था, लेकिन बिस्मार्क के द्वारा विरोध किया जाता है, प्रुशिया के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और उनको लग्जमबर्ग खरीदने नहीं दिया जाता है। तो एक तो ये कारण बनता है शत्रुता का। दूसरा जो कारण बनता है, स्पेन की राजगद्दी को लेकर मतभेद हो जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है फ्रांस, और फ्रांस से मिलता हुआ ये क्या है, स्पेन। अब जो स्पेन है ना, स्पेन की राजगद्दी पर जो प्रुशिया के राजवंश का कोई व्यक्ति बैठ रहा था। अब फ्रांस नहीं चाहता था कि मेरे जो पड़ोसी क्षेत्र है उसमें प्रुशिया का कोई व्यक्ति आकर राजगद्दी पर बैठे, तो इसलिए फ्रांस के द्वारा विरोध किया जाता है। तो उसके विरोध करने पर वह जो व्यक्ति होता है प्रुशिया के राजवंश से संबंधित, वो गद्दी पर तो नहीं बैठता है, लेकिन इससे इन दोनों के मध्य मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि फ्रांस के द्वारा ये शर्त रखी जाती है कि स्पेन की गद्दी पर आगे भी कोई भी व्यक्ति प्रुशिया का नहीं बैठेगा। तो इससे क्या होता है कि जो बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क के मन में भी और ज़्यादा मतभेद जन्म ले लेते हैं। तो ये युद्ध के कारण बनते हैं, और फाइनली जुलाई 1870 में फ्रांस और प्रुशिया के मध्य युद्ध हो जाता है, और सितंबर 1870 में युद्ध चलता है। छोटी मोटी और लड़ाइयाँ होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक जो युद्ध होता है, उस निर्णायक युद्ध में प्रुशिया के जो सेनापति होते हैं, बॉन मोल्टेक है ना, बॉन मोल्टेक प्रुशिया के सेनापति होते हैं, जिनको विलियम प्रथम ने ही नियुक्त किया था, वो फ्रांसीसी सेना को अंतिम रूप से हरा देते हैं, और नेपोलियन तृतीय को, जो कि फ्रांस के सम्राट थे, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो हमने देखा 1870 का ये जो तीसरे चरण का युद्ध होता है जर्मनी के एकीकरण में, और इसमें फ्रांस को बुरी तरह से हरा दिया जाता है प्रुशिया के द्वारा। और जनवरी 1871 में जो वर्साय का महल था फ्रांस का, उसमें बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट के रूप में विलियम प्रथम को राज्याभिषेक करता है। यानी फिर उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है इसी तृतीय चरण के साथ, और जो बिस्मार्क चांसलर होते हैं वो विलियम प्रथम का राज्याभिषेक करते हैं। अभी तक तो विलियम प्रथम सिर्फ प्रुशिया के राजा थे, अब पूरे जर्मन के राजा के रूप में, पूरे जर्मनी के सम्राट के रूप में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। इसी के साथ ही 21 फरवरी 1871 को जनवरी में राज्याभिषेक होता है, और 21 फरवरी 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इंपॉर्टेंट संधि है तृतीय चरण की, है ना। आप जब वर्णन करेंगे चरणों का, तो एक तो युद्धों के नाम याद रखना है ना, कि पहले चरण का युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि हुई, तो डेनमार्क से युद्ध हुआ, गैस्टाइन की संधि हुई। दूसरे चरण में किसके साथ युद्ध हुआ? ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। कौन सी संधि हुई? प्राग की संधि हुई। तृतीय चरण में किसके साथ 1870 में युद्ध हुआ? फ्रांस के साथ युद्ध हुआ। 1871 में कौन सी संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। तो इनको विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अब इस संधि के तहत क्या मतलब देना पड़ा फ्रांस को, क्या, क्योंकि फ्रांस हार गया था, अब जो हारेगा उसको सारी शर्तें माननी पड़ेगी। तो फ्रांस को जो उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जिनमें अल्सास व लोरेन का प्रदेश महत्वपूर्ण था, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मानचित्र में हम देख लेते हैं, ये फ्रांस है और ये जर्मनी है। तो फ्रांस के यहाँ पे कुछ क्षेत्र थे, अल्सास और लोरेन के प्रदेश, ये देने पड़ते हैं फ्रांस को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि है ना, इस संधि के माध्यम से जो फ्रांस की जनता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा घृणा के भाव भर जाते हैं जर्मन वासियों के प्रति, कि आगे चलते हैं ना प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध के जो कारण होते हैं, जिसमें जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी जाती है, तो उस जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है ना, ये जो फ्रांस के लोग हैं ना, ये अच्छा खासा बदला लेते हैं जर्मनी से। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के जो बीज थे ना, उन बीजों में से एक बीज ये है कि जो ये यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, तो इससे फ्रांस को अल्सास लोरेन के प्रदेश, इसके अलावा मेज स्टॉर्म वर्ग के जो महत्वपूर्ण उसके क्षेत्र थे, वो अब जर्मनी को देने पड़ते हैं, और ये इनके सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। और इससे फ्रांस की जो प्रतिष्ठा है वो विश्व मानचित्र में और ज़्यादा धूमिल हो जाती है। उसी के साथ ही फ्रांस को क्षतिपूर्ति के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम फ्रांस को 3 साल के अंदर चुकानी थी। तो देखो कितना मतलब कितना आर्थिक भार पड़ गया फ्रांस के ऊपर, 20 करोड़ पाउंड की इसको रकम चुकानी है। महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है अल्सास लोरेन के जो क्षेत्र है, मेज है, स्ट्राम वर्ग का जो प्रदेश है, ये सब देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब ये क्षेत्र
इन क्षेत्रों पर जर्मनी का नियंत्रण हो जाता है, पूरे जर्मन संघ का एकीकरण हो जाता है। अब जर्मनी विश्व मानचित्र पर आ जाता है 1871 से, और पहले जो इसके सम्राट बनते हैं, पहले सम्राट हमने देख ही लिया कौन बनते हैं, विलियम प्रथम बनते हैं। और इसी के साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। और जर्मनी का हमने एकीकरण देखा कि बिस्मार्क की रक्त व लोहे की नीति, बिस्मार्क की कूटनीति उनके दृढ़ निश्चय का परिणाम था। यहाँ पे देखिए बहुत ही ऐतिहासिक चित्र है। इसमें जो जर्मनी के सम्राट हैं विलियम प्रथम, है ना, प्रशा के जो सम्राट थे, इनको जर्मनी का सम्राट बनाया जा रहा है, इनकी राजपोशी ताजपोशी हो रही है, और यहाँ ये बिस्मार्क खड़े हुए हैं। तो ये एक ऐतिहासिक चित्र है। तो बच्चों इसी के साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इटली के एकीकरण का, इसी तरह से रोचक तरीके से। धन्यवाद।